हेलो दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर इस चैप्टर की बात करें तो हम इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि बल आखिर होता क्या है। मतलब फोर्स, हम ये समझेंगे कि फोर्स है क्या। तो देखिए, बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु को या तो खींच सकते हैं या तो धकेल सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बल वह वायक कारक है जो किसी वस्तु को गतिमान अवस्था में ला सकता है या लाने का प्रयास करता है। गतिमान अवस्था में अगर वस्तु है तो उसे रोक सकता है या रोकने का प्रयास करता है। किसी वस्तु के रूप और आकार को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। कौन? बल। तो इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो यही होता है बल। अगर हम बल की बात करें तो बल के पास क्या क्या होता है उस चीज को समझिएगा। अगर हम बल की बात करें तो हम एक बोल सकते हैं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बल के पास दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसके पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, ठीक है। दिशा को हम बोलते हैं डायरेक्शन, यानी कि हम कहते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ये दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, ये दोनों होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बल होता है वो एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और सदिश राशि को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर जरा समझिएगा, आप ये समझ गए कि बल आखिर होता क्या है। अगर बल की बात करें तो बल के पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसीलिए बल को हम बोलते हैं सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, अब इसके आगे हम बात करते हैं इसके मात्रक को लेके। इधर हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है। आप इसे डायरेक्टली ध्यान रखना, ठीक है। अभी जब हम इसके आगे फॉर्मूले वगैरह लिखेंगे तो वहां पे अगेन लिखा जाएगा, लेकिन एक बार इसे आप याद रखिएगा। अगर हम इसके मात्रक यानी कि यूनिट की बात करें तो जरा यहां पर समझिएगा, मात्रक को अपन बोलते हैं यूनिट। तो देखिए, अगर हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक को भी हम दो तरीके से समझते हैं। एक होता है हमारा MKS, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट, और दूसरा होता है हमारा CGS। तो MKS और CGS, अगर हम MKS में बात करें तो जो बल का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। या एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं अपन न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। हिंदी में भी समझ लेना, ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर यहीं पर CGS में बात करें तो ये होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और अगर इसके दूसरे मात्रक की बात करें तो इसको हम बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं, डाइन, ये चीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बल होता है, बल का मात्रक एक MKS, दूसरा CGS। अगर MKS में बात करें तो डायरेक्टली आप याद रखना कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन भी बोला जाता है। दूसरा होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसे अपन डाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब हम ये समझते हैं कि जो बल है वो क्या क्या कर सकता है, मतलब बल क्या कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, हम ये देख रहे हैं कि बल क्या कर सकता है। ये हमारा इसको लेके क्वेश्चन है कि बल क्या क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज देखिए क्या है कि हम ये बोलते हैं कि बल रुकी हुई वस्तु को गतिमान अवस्था में ला सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जो बल है वो रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है। तो बल के द्वारा हम किसी भी गतिमान वस्तु को रोक सकते हैं। तीसरी चीज इसमें होती है कि बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो बल है वो किसी गतिमान वस्तु की दिशा क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो हम कहते हैं कि बल रुकी वस्तु को गतिमान अवस्था में ला सकता है, गतिमान अवस्था में जो वस्तु है उसे रोक सकता है,
गतिमान अवस्था में जो वस्तु है उसकी दिशा बदल सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार और आकृति बदल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसके किसी वस्तु के आकार और आकृति को ये क्या कर सकता है, बदल सकता है। कौन? बल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम इसमें कुछ ना एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फुटबॉल। फुटबॉल में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल को समझिएगा। एक रुका हुआ फुटबॉल है, खिलाड़ी क्या करता है, रुके हुए फुटबॉल को वो किक मारता है पैर से। जब किक मारता है तो पहले फुटबॉल रुका हुआ था, फिर वो गति की अवस्था में आता है। फिर दूसरा जो प्लेयर होता है वो गतिमान फुटबॉल को फिर किक मार के उसे उसकी डायरेक्शन बदल देता है, ये होता है। फिर ऐसा होता है कि जो तीसरा होता है, मान लीजिए कि वो मारता है गोलकीपर की तरफ और गोलकीपर उस गतिमान फुटबॉल को रोक लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होती हैं, किसकी सहायता से? तो हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बल की सहायता से ही हो पाती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आप देखते हैं कि बॉलर बैट्समैन, बॉलर क्या करता है, बॉलर बॉल को बैट्समैन की तरफ फेंकता है, बैट्समैन उसकी बैट के द्वारा उसकी बल लगाकर उसकी दिशा बदल देता है। फिर आप देखते हैं कि जो फील्डर होता है वो चलती हुई गेंद को रोक भी लेता है। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती हैं, बल के हेल्प से होती हैं, बल की सहायता से होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रबड़ की बॉल ले लें या किसी भी चीज़ की बॉल ले लें, प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए, उसे आप बल के द्वारा पिचका देते हैं। मतलब उसका क्या होगा, आकार और आकृति दोनों आप चीज़ें चेंज कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? बल की सहायता से। ठीक है ना? हाँ जी। अब हम आगे की कहानी समझते हैं और ये देखते हैं कि बल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम बल की बात करें तो बल यानी कि फोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है संतुलित बल, एक को बोलते हैं संतुलित बल, यानी कि इसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ये बोला जाता है। दूसरे को हम बोलते हैं असंतुलित बल, इसको हम बोलते हैं असंतुलित बल, ये बोलते हैं। असंतुलित बल को बोला जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स ये बोलते हैं। जरा इसकी कहानी को समझिएगा। हमने ये बोला कि बल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरे को बोलते हैं हम असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर समझिए, अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर एक से ज़्यादा बल लगाए जाते हैं और उनका परिणामी बल शून्य हो, उनका परिणामी मान ऐसे बोल दें कि शून्य हो, तो हम बोलते हैं कि जो भी बल लगाए गए हैं ना वो संतुलित बल हैं। कैसे बल हैं? संतुलित बल हैं। लेकिन वहीं पर ऐसा बोल दिया जाए कि किसी वस्तु पर एक से ज़्यादा फोर्स लगाए गए हैं लेकिन उनका परिणामी बल शून्य नहीं है, यानी परिणामी मान शून्य नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इसे ये असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है ना, कोई कुछ भी मान लीजिए, बक्सा बक्सी आप कुछ भी मान लीजिए, ये ग्राउंड है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बंदा क्या कर रहा है, इसको इधर से धक्का दे रहा है, एक बंदा इसको इधर से धक्का दे रहा है और दूसरा जो है वो इधर से धक्का दे रहा है, मतलब इस साइड से दूसरा इस तरीके से धक्का दे रहा है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ये इधर से F1 फोर्स लगा रहा है, इधर से ये F2 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मतलब ये F1 बल और ये F2 बल ऐसे लगा रहा है। लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं यानी कि F1 प्लस F2 करते हैं और यहाँ से जो F नेट आता है, अगर इसका मान 0 है, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी
इस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है वो संतुलित बल है। जरा बातों को आराम से समझिएगा, ठीक है ना। संतुलित बल, असंतुलित बल, ये सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं, बस इनको समझना है। असंतुलित बल की बात करें तो यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और हम बोल दे रहे हैं कि इधर से एक बंदा है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इधर से एक बंदा है जो इसके ऊपर इधर से फोर्स लगा रहा है, मतलब इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, लेकिन फिर भी वस्तु ना इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ या इधर की तरफ कहीं भी जा रही है, लेकिन ये किधर न किधर जा रही है, ठीक है। मान लीजिए इधर ही जा रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर F1 और F2 को जोड़ा जाए, मतलब दोनों को जोड़ा जाए, तो ये 0 के बराबर नहीं आता है। मतलब जो F नेट है, F नेट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, तो हम बोलते हैं कि इस वस्तु के ऊपर असंतुलित बल कार्य कर रहे हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। अगर हम संतुलित बल की बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, संतुलित बल की बात करते हैं तो संतुलित बल के द्वारा हम किसी वस्तु को या रुकी हुई वस्तु को हम गति की अवस्था में नहीं ला सकते। संतुलित बल के द्वारा हम किसी गतिमान वस्तु को नहीं रोक सकते, ना ही उसकी चाल को हम बदल सकते हैं। किसके द्वारा? संतुलित बल के द्वारा। हाँ, लेकिन एक काम करते हैं कि संतुलित बल के द्वारा हम किसी वस्तु के आकार और आकृति को बदल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक या रबड़ की गेंद लीजिए, उसको तेजी से दबाइए, तो आप दोनों तरफ से ऐसे बल लगाते हैं ना, तो वो गोल था अब चिपटा हो जाता है। किसके द्वारा? संतुलित बल के द्वारा, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। जैसे आप ना एक रस्सा कसी, वो खेल होता है ना, दोनों तरफ के लोग रस्सी से ऐसे रस्सी को खींचते हैं। तो देखिए, अगर दोनों तरफ, जैसे ये कोई रस्सी है, मान लीजिए ये रस्सी है, कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं, ऐसे खींचा जा रहा है। अगर ये रस्सी इधर या इधर न जाए, कहने का मतलब है कि इधर वाले लोग इधर न जाएं और इधर वाले लोग इधर न जाएं, मतलब एक दूसरे को न खींच पाएं और रस्सी वहीं की वहीं रह जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो रस्सी के ऊपर बल कार्य कर रहे हैं ना, यही संतुलित बल है। कैसे बल है? संतुलित बल है। दूसरे केस में देखिए, मान लीजिए कि खींच रहे हैं लोग और ये जो रस्सी है ना, इधर के लोग पावरफुल निकल गए, तो रस्सी इधर चली जाएगी, तो रस्सी के ऊपर जो बल लग रहा है इस टाइम असंतुलित बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल को, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात को आप याद रखिएगा कि असंतुलित बल के कारण अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, तो असंतुलित बल के कारण हम विराम की अवस्था से गति की अवस्था में ला सकते हैं किसी भी वस्तु को। असंतुलित बल के द्वारा अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे हम विराम की अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर कोई गतिमान वस्तु है तो हम असंतुलित बल के द्वारा उसके गति की दिशा या उस वस्तु की दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? असंतुलित बल के द्वारा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये बात आप याद रखिएगा, संतुलित और असंतुलित बल, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम इसके बाद जो अब बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर गति के प्रथम नियम के बारे में, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, न्यूटन के गति का पहला नियम। तो देखिए, हमारी हेडिंग है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, ये बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। गति के प्रथम नियम में क्या बोला जाता है
कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और इसी को हम बोलते हैं, इसी नियम को बोलते हैं गति का प्रथम नियम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमने क्या बोला, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, और वो तब तक रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बात समझ में आ रही है? जैसे आप देखते हैं कि टेबल के ऊपर आप कोई बुक्स रख देते हैं, टेबल के ऊपर मान लीजिए कि कोई किताब रख देते हैं, ठीक है। ये किताब तब तक विराम की अवस्था में रहती है, तब तक रेस्ट की अवस्था में होती है जब तक आप इसे फोर्स यानी कि बल लगाकर इसे नहीं हटाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक दूसरा जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि देखिए ये विराम में है, टेबल पे रखी हुई बुक है, तो वो टेबल पे ही रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल आप न लगाएं। लेकिन अगर कोई वस्तु गतिमान की अवस्था में है तो वो गतिमान की अवस्था में ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लेकिन आप कहेंगे कि ये एग्जाम्पल तो हमें देखने को मिल जाता है लेकिन दूसरा वाला नहीं देखने को मिलता है। मतलब अगर एक फुटबॉल है, इसे आप किक मारते हैं तो ये गति की अवस्था में तो रहता है, जब आप किक मारते हैं तो गति की अवस्था में तो चला जाता है, लेकिन क्या वो फिर गति की अवस्था में ही रहता है? तो आप कहेंगे नहीं रहता है। लेकिन इसके हिसाब से तो रहना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि जो ये अर्थ है ना, मतलब जो धरती है, ये इसके ऊपर पीछे की तरफ, जब गेंद आगे जा रही थी तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक घर्षण बल लग रहा था। कौन सा बल? घर्षण बल लग रहा था, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल को अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल पीछे की ओर लग रहा होता है। यही नहीं, यहाँ पर हम वायु प्रतिरोध यानी कि एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा होता है। जब आगे जा रहा होता है तो हवा इसको पीछे की तरफ धकेलती है, तो एयर रेजिस्टेंस यानी कि इसको बोलते हैं वायु प्रतिरोध, ये भी इसके ऊपर कार्य कर रहा होता है। अदरवाइज अगर ये दोनों बल नहीं लगते ना, तो ये अगर गति की अवस्था में रहता तो ये गति की अवस्था में ही लगातार रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बाह्य बल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जड़त्व के बारे में कि जड़त्व आखिर होता क्या है। ठीक है, जड़त्व को अपन बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। एक बात चलिए अब ध्यान रखिएगा, इसको आप ना नोट की तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि वस्तुओं के अंदर जो जड़त्व पाया जाता है, उसी जड़त्व के कारण अगर कोई वस्तु गतिमान में है और उसको विराम अवस्था में लानी है तो बाह्य बल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और उसको गति की अवस्था में लानी है तब भी हमें बाह्य बल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है, इसे भी फर्स्ट पॉइंट तो आप समझ गए, दूसरे पॉइंट को ये ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु का जड़त्व जितना ज़्यादा होगा, मतलब जिस वस्तु का जड़त्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसको यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उतना ही बाह्य बल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एक नोट ना ज़रा और आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसको समझिए। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, यानी कि किसी वस्तु का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व होता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ये बात ध्यान रखना, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है,
ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हम ये बोल देते हैं कि जिस वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा, जितना ज़्यादा मास रहेगा, उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम अगर जड़त्व के प्रकार की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम जड़त्व यानी कि इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका गति का जड़त्व, या इसको बोल देंगे अब विराम का जड़त्व। पहला लिख लीजिए, ये होता है आपका विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। दूसरा आपका होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन ये होता है। ठीक है, तीसरा आपका होता है दिशा का जड़त्व। तीसरा क्या होता है? दिशा का जड़त्व। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, तो अगर हम जड़त्व की बात कर रहे थे तो जड़त्व को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका विराम का जड़त्व, जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है आपका गति का जड़त्व, जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है आपका दिशा का जड़त्व, जिसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अगर हम विराम के जड़त्व की बात करें तो सबसे पहले आप इसे समझिए, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व इसको हम बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम ये बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम ये बोलते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। बात ध्यान रहेगी, इसी को हम बोलते हैं विराम का जड़त्व। इसके बाद ना इसमें कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। अगर हम विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आप समझिए कि जब गीले कपड़े को झटकते हैं तो कपड़े से पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जब कोई गीला कपड़ा होता है उसको हम झटकारते हैं ना, तो उससे पानी की बूंदें बाहर गिर जाती हैं। तो क्यों गिर जाती हैं या किसके कारण गिरती हैं? तो आप कहेंगे विराम के जड़त्व के कारण गिरती हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में समझेंगे। बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। आपसे ये पूछता है कि बस रुकी हुई है, बस अचानक से चलती है, जैसे अचानक से चलती है तो उसमें जो भी यात्री खड़े रहते हैं या बैठे भी रहते हैं वो पीछे की तरफ ऐसे हो जाते हैं। तो किसके कारण हो जाते हैं? तो इन तीनों में से कौन सा कारण है जिसके कारण यात्री पीछे की तरफ झटका खाते हैं? तो आप कहेंगे विराम के जड़त्व के कारण। एक और एग्जाम्पल है, कंबल है। कंबल को हम डंडे से पीटते हैं तो उसके धूल के कण बाहर आ जाते हैं। ये भी किसके कारण होते हैं? विराम के जड़त्व के कारण होते हैं। तो ये बात आप खैर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि विराम का जड़त्व क्या होता है और विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर गति का जड़त्व, यानी कि इसको बोला जाएगा, अच्छा सबसे पहले ये तो लिख लेना कि गति का जड़त्व, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व।
अब यहाँ पर समझिएगा कि गति का जड़त्व तो आखिर होता क्या है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहते हैं और वो हमेशा अपने परिवर्तन का विरोध करेगी। मतलब वो गति की अवस्था में है तो वो रुकना नहीं चाहती है, वो विरोध करती है। इसी को हम बोलते हैं गति का जड़त्व। इसी को क्या बोलते हैं? गति का जड़त्व। अब गति के जड़त्व में कुछ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, अचानक से ड्राइवर उसका ब्रेक लगाता है, गाड़ी चल रही है, अचानक से आप देखते हैं ट्रैफिक वगैरह या आगे भैंस आ जाए, बकरियां आ जाएं, तो ड्राइवर रोड के क्या करते हैं? तेज़ी से ब्रेक मारते हैं। तो उसमें जितने भी यात्री बैठे होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो आप बोलेंगे गति के जड़त्व के कारण। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ते हैं। गाड़ी चल रही थी और आप अचानक से गाड़ी से उतरते हैं तो आप गिर क्यों पड़ते हैं? किसके कारण? तो गति के जड़त्व के कारण। तीसरा, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी हथौड़े में वो मुठिया होता है, मुठिया बेंट जिसको बोलते हैं यार, अगर उसमें हम हथौड़ा को लगाते हैं तो ऐसे झटकारते नहीं हैं ज़मीन पे। तो क्यों झटकारते हैं या इसका कारण क्या है? किसके कारण वो पूरी तरह बढ़िया से लग जाता है? तो आप कहेंगे गति के जड़त्व के कारण। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बाद में देंगे। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है दिशा का जड़त्व। नेक्स्ट है हमारा दिशा का जड़त्व। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये बोला जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु सीधे रोड पे जा रही है तो वो सीधे ही जाना चाहती है, और जब आप उसके ऊपर बल लगाकर उसे मोड़ते हैं तो वो मोड़ना नहीं चाहती है, वो उस परिवर्तन का विरोध करती है, और इसे ही बोला जाता है दिशा का जड़त्व। क्या बोलते हैं? दिशा का जड़त्व। अब दिशा के जड़त्व में आप कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे जब तीव्र वेग से गति करती बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा कि अचानक से ड्राइवर क्या होते हैं, अगर बसों के ड्राइवर या किसी गाड़ी के ड्राइवर अगर ऐसे अचानक से मोड़ देते हैं तो ऐसे जा रही थी, अचानक मुड़ गई, तो जितने भी यात्री बैठे होते हैं वो बाहर की तरफ झुक जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है? दिशा के जड़त्व के कारण होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करें तो गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मड गार्ड लगाए जाते हैं। ये भी क्यों लगाए जाते हैं? दिशा के जड़त्व के कारण। ठीक है। चाकू की धार तेज करते समय उसे घूमते पहिए के संपर्क में लाने पर उत्पन्न चिंगारियां स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती हैं। ये भी एग्जाम्पल दिशा के जड़त्व का है। ठीक है। हम दिशा के जड़त्व तक आज के सेशन में यानी आज के लेक्चर में यहीं तक अपनी बातें ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि गति का द्वितीय नियम क्या है, उसको डेराइव किस तरीके से, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे। अगर इस लेक्चर से आपको कोई डाउट होता है, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर रखिए। ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको थैंक्स।